हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने सिंक्रोनस मोटर से जुड़ा एक फिनोमेना डिस्कस किया था, दैट वाज हंटिंग। और हंटिंग की एलिमिनेशन के लिए जो एपरेटस यूज किया जाता है दैट इज डैम्पर वाइंडिंग। तो हंटिंग में हमने क्या समझा कि हंटिंग क्या होता है कि जब कभी कोई सडन चेंज मोटर के अंदर किया जाए तो उसका रोटर एंगल और उसकी स्पीड ऑसिलेट करते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू के अबाउट। और डैम्पर बार्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये रोटर के पोल फेसेस में लगाए जाते हैं, दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं। और जब भी मोटर की स्पीड ओमेगा एस नहीं होगी तब ये टॉर्क प्रोड्यूस करके स्पीड को ओमेगा एस करने की कोशिश करता है। ऐसा अभी तक हम लोगों ने कवर किया लास्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर भी हम जो बातें करने वाले हैं वो सिंक्रोनस मोटर से जुड़ी होंगी, कुछ ऐसी बातें जो कि सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में डिस्कस की जाती हैं रेदर देन ऑल्टरनेटर। तो सबसे पहली बात मैं जो आपसे करूंगा वो सिंक्रोनस मोटर के एक एप्लीकेशन के बारे में करूंगा, दैट इज पावर फैक्टर करेक्शन। अब देखो हम क्या जानते हैं कि V और I के प्रोडक्ट से हमें मिलती है एपरेंट पावर, लेकिन रियल पावर होती है VI cos phi। और जो पावर से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो पावर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जनरली बोले तो जो यूजफुल पावर है दैट इज रियल पावर VI cos phi। जबकि टोटल पावर कौन सी होती है? VI। इन दोनों में डिफरेंस किसकी वजह से आता है? डिफरेंस आता है रिएक्टिव पावर की वजह से, दैट इज VI sin phi। और रिएक्टिव पावर किसकी वजह से आती है? रिएक्टिव कंपोनेंट्स की वजह से, जैसे इंडक्टर्स और कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हाई पावर सिस्टम होते हैं उसमें इंडक्टेंस हमेशा डोमिनेट करता है कैपेसिटेंस को, इसीलिए रिएक्टिव पावर का मेजर कॉज होता है इंडक्टेंस, या ये कह दो लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, इंडक्टर का पावर फैक्टर लैगिंग होता है ना हमेशा, अगर आरएल लोड लोगे तो वो लैगिंग होगा। तो हम ये कह सकते हैं लैगिंग पावर फैक्टर लोड के कारण रियल पावर इज लेस देन एपरेंट पावर। लेकिन यूजफुल पावर तो रियल पावर है, तो हम रियल पावर को बढ़ाना चाहते हैं। रियल पावर है VI cos phi, उसे बढ़ाने के लिए पावर फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर करेक्शन। अब पावर फैक्टर करेक्ट कैसे करोगे? लैगिंग रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होती है, लीडिंग रिएक्टिव पावर नेगेटिव होती है। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें देन वी कैन चेंज द इफेक्टिव रिएक्टिव पावर एंड द पावर फैक्टर। अगर ओवरऑल रिएक्टिव पावर कम हो जाए तो रियल पावर बढ़ जाएगी। रियल पावर बढ़ने का मतलब पावर फैक्टर का बढ़ना। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द लोड्स in electrical system are lagging in nature, due to which the portion of real power is less than apparent power। मैं लिख भी देता हूं, apparent power क्या होती है? Vrms Irms। रियल पावर होती है Vrms Irms cos of phi। तो पावर फैक्टर यानी कि cos phi होता है रियल पावर बाय एपरेंट पावर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द लोड्स इन आर लैगिंग इन नेचर, सो द रियल पावर इज लेस देन एपरेंट पावर, बट यूजफुल वर्क इज डन बाय मीन्स ऑफ रियल पावर, so we need to increase the portion of real power in apparent power, for which we need to reduce the reactive power. Next point, if the lagging reactive power is compensated by means of leading reactive power, then overall reactive power reduces and power factor improves। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? टोटल पावर में से ज्यादातर पावर हम ये चाहते हैं रियल रहे, तो रिएक्टिव को मिनिमाइज करना है। अब बात है इसमें सिंक्रोनस मोटर कहां से आती है? ये तो काफी जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, और पावर फैक्टर करेक्शन आप पावर सिस्टम के अंदर भी पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन ये काफी जनरल बात हो गई। तो अब हम ये कहते हैं
कि सिंक्रोनस मोटर जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे एक लोड की तरह काम करती है, एक्ट्स एज अ लोड ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए एक लोड है। अब अगर ये ऑपरेट करे लीडिंग पावर फैक्टर पे, ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, देन कंपेंसेट्स लैगिंग पावर ऑफ लोड। जो दूसरा लोड जुड़ा है उसकी लैगिंग रिएक्टिव पावर को ये कंपेंसेट कर देगी। बात समझे? एक लोड पावर सिस्टम पे ऑलरेडी डला हुआ है, जैसे कोई फैक्ट्री, जैसे कि मेरा ऑफिस, मेरा घर, इस तरह का एक लोड कनेक्टेड है। उसके पैरेलल में अगर एक सिंक्रोनस मोटर लगा दूं और मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर पे चलाऊं, तो जो दूसरा लोड है वो लैगिंग, ये जो मोटर है ये लीडिंग, और दोनों की रिएक्टिव पावर अगर एक दूसरे को कंपेंसेट कर दे तो रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, एज्यूम लोड की कॉम्प्लेक्स पावर ले लो P1 प्लस J Q1। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, सारा पावर फैक्टर किस में चलता है, इलेक्ट्रिकल पावर में। सिंक्रोनस मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इनपुट या आउटपुट, बताओ। सिंक्रोनस मोटर के लिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वो है इनपुट पावर। तो मैं ये कहता हूं पावर इनपुट टू सिंक्रोनस मोटर एम PSM, और लीडिंग की वजह से -j QSM। ये मैंने लीडिंग की वजह से लिखा है माइनस में, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर पे रिएक्टिव पावर नेगेटिव आती है। अब जब ये दोनों चीजें पैरेलल जुड़ी हैं, पैरेलल कैसे, देखो, ये एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है 3 फेज की, इस पे हमने एक तो लोड कनेक्ट कर रखा है, वो लोड भी हमारा 3 फेज है, ऐसे हमने एक 3 फेज लोड जोड़ा है। ठीक है, और ऐसे ही हमने थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जोड़ी है, तो दोनों पैरेलल आ गए ना। अब अगर कभी भी लोड्स को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ोगे तो पावर कंजर्वेशन से अगर सोचो तो दोनों लोड जो टोटल पावर कंज्यूम करेंगे वो दोनों पावर्स का सम होगा। तो मैं कहूंगा नेट कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड या कंज्यूम्ड। ठीक है, तो कितनी बनेगी, P1 प्लस PSM प्लस JQ1 माइनस QSM। अब देखो कम हो गई ना टोटल रिएक्टिव पावर, रियल पावर तो बढ़ गई बट रिएक्टिव पावर कम हो गई। इसको हमने लिख दिया P2 प्लस JQ2। ठीक है, अब यहां यूज किया जाता है पावर ट्रायंगल का। पावर ट्रायंगल नेटवर्क में हम लोग पढ़ते हैं, तो पावर ट्रायंगल में क्या होता है कि उसका बेस होता है रियल पावर, जैसे मान लो P1, और परपेंडिकुलर होता है रिएक्टिव पावर Q1। अगर लैगिंग लोड है तो रिएक्टिव पावर पॉजिटिव, तो वर्टिकल एरो ऊपर की तरफ बनाओगे, और अगर लीडिंग लोड है तो रिएक्टिव पावर नेगेटिव एरो नीचे की तरफ बनाओगे। तो ये होगा S1 और ये पावर फैक्टर एंगल हुआ φ1। अब देखो हुआ क्या कि एक सिंक्रोनस मोटर जोड़ी जिसकी इनपुट पावर थी PSM और QSM था नीचे की तरफ। जब ये पावर इसमें ऐड हुई तो रियल में रियल पावर ऐड हो गई, PSM ऐड होके बन गया P2,
रिएक्टिव में रिएक्टिव ऐड हुई तो रिएक्टिव तो कम हो गई, तो ये हो गया Q2, ये है QSM। ठीक है, तो P2 और Q2 को मिला के बन गया S2 और ये हो गया phi2। अब यहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि phi2 इज लेस देन phi1। छोटे एंगल पे कॉस बड़ा आता है, ये चीज सब लोग जानते हैं, कॉस के ग्राफ से जानते हो। तो पावर फैक्टर इंक्रीज हो गया, एंगल कम हुआ तो कॉस बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ गया। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा पहला पावर फैक्टर और दूसरा पावर फैक्टर, जैसे 0.8 लैगिंग से सपोज मुझे 0.9 लैगिंग पे जाना है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये होगा कि एक QSM क्या है या फिर SSM क्या है, ये मैं पूछ सकता हूं। कैसे निकालोगे देखो, पहले इस ट्राइंगल से Q2 मुझे बताओ। Q2 ये वाला जो परपेंडिकुलर है, रियल पावर की टर्म्स में अगर बोलोगे तो बेस इंटू tan थीटा, परपेंडिकुलर बेस इंटू tan ही होगा। Q1 बताओ ऐसे ही, बेस इंटू tan थीटा। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, जब मेरे पास Q1 और Q2 आ गए, कि भाई दोनों लेंथ में जो डिफरेंस है, दोनों लेंथ में देखो ट्राइंगल्स में Q1 और Q2 में जो डिफरेंस है वो है QSM। QSM इज Q1 माइनस Q2 यानी P1 tan ऑफ phi1 माइनस P2 tan ऑफ phi2। ये हो गया QSM। तो ये हमें याद रखना है, इसमें लिखना QSM represents the reactive power input to the synchronous motor। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, PSM represents the real power input to the synchronous motor। रियल पावर इनपुट। तो PSM कैसे निकालोगे, अगर सिंक्रोनस मोटर का आउटपुट गिवन है बाय एफिशिएंसी। ठीक है, ये है रियल इनपुट टू सिंक्रोनस मोटर। अब जो एपरेंट पावर होगी वो क्या होगी, रूट ओवर PSM स्क्वायर प्लस QSM स्क्वायर। ये हो गया KVA रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, एपरेंट पावर इनपुट। अगर मैं कहूं पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो ये होगा PSM बाय SSM। ठीक है, तो ये चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर, अलग अलग बातें, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर या फिर पावर फैक्टर। रियल पावर तो देखो कोई पूछेगा नहीं, बहुत इजी सी चीज है, आउटपुट दे दे तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, दैट विल बी द रियल पावर इनपुट। लेकिन याद रखने वाली बात देखो ये रहेगी कि PSM इनपुट पावर होती है, आउटपुट नहीं। जैसे मैं कह दूं सिंक्रोनस मोटर डिलीवर्स अ लोड ऑफ 10 हॉर्स पावर, तो अब ऐसा मत कर देना रियल पावर 10 HP हो गई। तुम क्वेश्चन में और क्या ढूंढोगे कि एफिशिएंसी कितनी गिवन है, फिर वहां से इनपुट जो निकलेगा दैट विल बी PSM। बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, PSM और QSM इनपुट पावर्स होते हैं ना कि आउटपुट पावर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नोट डाउन करो। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम हैज अ लोड ऑफ 100 kVA at 0.6 power factor lagging. A synchronous motor is added to improve the overall power factor. If synchronous motor is operating at 10 kilowatt, 0.5 power factor leading, find overall power factor of the system। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो,
फिर मैं ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, तो बहुत अच्छे से एक यहां पे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो जो लोग ट्राई कर चुके हैं या जो लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है, एक इंडस्ट्रियल लोड दिया है और एक सिंक्रोनस मोटर की इंफॉर्मेशन दी है जो कि इसके पैरेलल में लगाई गई है पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए। अब एक चीज सोच करके देखो यहां पे कि दो लोड पैरेलल में लगे हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर भी एक लोड का काम करती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। तो एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जब कभी दो लोड सीरीज में या पैरेलल में लगेंगे तो देयर कॉम्प्लेक्स पावर्स आर एडेड। कॉम्प्लेक्स पावर ऐड करने का मतलब रियल पावर में रियल पावर ऐड करना और रिएक्टिव पावर में रिएक्टिव पावर। तो देखो लोड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लोड कितनी रियल पावर ले रहा है बताओ। लोड में बोला है 100 केवीए 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, तो ये 100 लैगिंग में एपरेंट पावर का एंगल पॉजिटिव होता है 53.13 केवीए। इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में तोड़ोगे तो 60 प्लस जे 80 केवीए, ये है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स पावर। अब दूसरी चीज हमें गिवन है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या लिखा है, 10 किलोवाट 0.5 पावर फैक्टर लीडिंग। 10 किलोवाट लीडिंग की वजह से माइनस जे। अब मैंने ये tan 60 कैसे लिखा देखो, इसका cos फाई है 0.5, तो फाई हो गया 60 डिग्री। लेकिन यूनिट्स पे खासा ध्यान देना कि सिंक्रोनस मोटर के लिए केवीए नहीं दिया, किलोवाट दिया है। यानी सिंक्रोनस मोटर में तुम्हें गिवन है P ना कि S। लोड में S गिवन था तो S cos फाई S sin फाई। मोटर में P गिवन है तो P आ गया और Q हो गया P tan फाई। ठीक है, तो S cos फाई S sin फाई मोटर में मत लगाना, अगर S गिवन होता तब लग सकता था। 10 माइनस जे 10√3, ये हो गया। अब ओवरऑल जब ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों का सम 60 प्लस 10 70 जे 80 माइनस 10√3। अब ये कह रहा है पावर फैक्टर बताओ। पावर फैक्टर हम जानते हैं P बाय S, रियल पावर है 70, एपरेंट पावर है 70 स्क्वायर प्लस 80 माइनस 10√3 स्क्वायर। ठीक है, 80 माइनस 10√3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.74 लैगिंग। लैगिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आ रही है। 80 में से 10√3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब तक रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है द पावर फैक्टर इज लैगिंग इन नेचर। ठीक है, तो बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जब कभी दो चीजों को पैरेलल या सीरीज जोड़ा जाता है तो रियल में रियल पावर ऐड होती है, रिएक्टिव में रिएक्टिव पावर, और इसी बेसिस पे होता है पावर फैक्टर करेक्शन। ये ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं काफी कॉमन क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ वैरायटी इसमें बनती नहीं है। जितना मैंने फॉर्मूला तुम्हें क्यूएसएम का बताया है उतना अगर याद रखोगे एग्जाम के लिए तो इस पे बेस्ड हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें। आज का अपना दूसरा टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर से जुड़ा स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अब बात ये है भाई, ये स्टार्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं। डीसी मोटर में हमने स्टार्टिंग इसलिए पढ़ी थी कि हमें स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना था। याद करो मैंने डीसी मोटर में बताया था स्टार्टिंग में जो करंट आता है वो VT बाय RA होता है और वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसीलिए हमने पढ़ा था वहां 3 पॉइंट स्टार्टर। हमने ये भी पढ़ा था 3 पॉइंट स्टार्टर के रेजिस्टेंसेस कैसे कैसे लगते हैं, कितनी वैल्यूज होती हैं। लेकिन सिंक्रोनस मोटर की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है।
सिंक्रोनस मोटर में मैं स्टार्टिंग करंट कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। सिंक्रोनस मोटर के अंदर दिक्कत यह है कि अगर सप्लाई कनेक्ट कर दो, मोटर खुद से स्टार्ट नहीं होती, मोटर अपने आप स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। दैट इज द प्रॉब्लम विद अ सिंक्रोनस मोटर। अब बात सबसे पहले आती है, खुद स्टार्ट क्यों नहीं होती? 3 फेज सप्लाई लगा देने से ऐसी क्या दिक्कत आती है कि सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होती? समझते हैं, है ना? थोड़ा सा यहां पे कहानी समझते हैं क्या होता है। इनिशियली रोटर इज एट रेस्ट, ठीक है? स्टार्टिंग से पहले रोटर रेस्ट पे रहेगा। अब रोटर अगर रेस्ट पे है तो रोटर पे तो डीसी एक्साइटेशन होती है, तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो भी रेस्ट पे है, इज ऑल्सो एट रेस्ट। चलो भाई, ये भी बात समझ आती है। अब स्टेटर पे लगी है अपनी 3 फेज बैलेंस सप्लाई, ठीक है? स्टेटर पे लगी है 3 फेज बैलेंस सप्लाई। इससे क्या होगा? आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड rotating at ns, rotating at ns is set up। अब देखो, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक तो स्टेटर की जो 3 फेज सप्लाई के कारण ns पे घूम रही है, और एक रोटर की जो कि रोटर रेस्ट पे होने के कारण रेस्ट पे है। ये बात मैंने देखो पहले भी बता रखी है, रोटर एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो रोटर जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी ही स्पीड से घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसे समझो, एक तो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ हो गया जो कि अभी रेस्ट पे है, और भाई एक मान लो FAR है जो कि ओमेगा एस से घूम रहा है। अब FF और FAR के बीच के एंगल को कहते हैं लैम्डा। लैम्डा इज बेसिकली टॉर्क एंगल, ठीक है? तो ये लैम्डा कितना आ जाएगा बताओ? लैम्डा विल बी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम प्लस सम थीटा। एक चीज सोचो ना, जब दोनों सेम स्पीड से नहीं घूम रहे, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो क्या होगा? जो इनके बीच का एंगल है वो टाइम के साथ साथ वेरी करेगा। ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये हमारी रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्टेटर की, ब्लू वाला स्टेटर है। स्टेटर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, रोटर का लेकिन स्टेशनरी है, तो लगातार इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैंने ये लिखा है एंगल चेंज होता है, और इनिशियली जो एंगल रहा होगा वो थीटा है। हो सकता है थीटा 0 हो, इनिशियली दोनों सेम फेज में हो सकता है दोनों 90 डिग्री पे हो सकता है दोनों 180 डिग्री पे हो। इनिशियली जिस भी एंगल पे होंगे दैट इज थीटा, जो कि मुझे नहीं पता कितना है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो टॉर्क आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेटर एमएमएफ रोटर एमएमएफ साइन ऑफ लैम्डा। यानी यहां स्टेटर का तो है FAR, रोटर का है FF, लैम्डा है साइन ओमेगा ST प्लस थीटा। इससे हुआ क्या है, जो टॉर्क बन के आ रहा है, टॉर्क टाइम के साथ वेरी हो रहा है। टॉर्क वर्सेस टाइम अगर प्लॉट करोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ रहा है, तो टॉर्क कुछ ऐसा बन जाएगा। थीटा एंगल से लेफ्ट शिफ्टेड है, मतलब कि टॉर्क कैसा बन गया? टॉर्क बन गया हमारा ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग टॉर्क का मतलब है कि आधी साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल ग्रेटर देन 0, और बाकी आधी साइकिल नेगेटिव, हाफ साइकिल लेस देन 0। तो इससे होगा क्या? आधी साइकिल पॉजिटिव और आधी साइकिल नेगेटिव हो जाने से रोटर कैनॉट रोटेट। अब ये समझो रोटर घूमा क्यों नहीं। देखो भाई,
पहली बात तो ये है इसके अंदर, ये जो ओमेगा एस है, ये ओमेगा एस होता है 2 पाई एफ। इलेक्ट्रिकल में चलता है ना सारा कुछ, तो 2 पाई एफ है। यानी इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है ना टॉर्क की, वो है एफ, जो कि है 50 हर्ट्ज एक तरह से। तो ये 10 मिली सेकेंड, या ये कह दो अगर ये 0 मिली सेकेंड है तो ये 10 मिली सेकेंड है, और ये 20 मिली सेकेंड है। तो 10-10 मिली सेकेंड के इंटरवल पे बार बार तुम्हारा टॉर्क चेंज होता रहेगा। अब एक चीज सोचो, इतना बड़ा रोटर क्या 10 मिली सेकेंड में घूम जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसका खुद का कुछ इनर्शिया, उसे घूमने में टाइम लगता है। बट इससे पहले वो घूम पाता, उससे पहले ही तुम्हारा टॉर्क पलट गया। अब भाई रोटर घूमने की कोशिश करता है, टॉर्क पलट जाता है, इस कारण से रोटर हमारा घूम ही नहीं पाता है। दैट इज वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसमें लिखना, एज द टॉर्क कंटिन्यूज टू रिवर्स आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, सो बिफोर द रोटर कैन इवन रोटेट, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिवर्सेस and hence the rotor is not able to rotate. ठीक है? So synchronous motor is not self starting, consequently we need to use starting techniques to start the synchronous motor. ठीक है? सिंक्रोनस मोटर खुद से स्टार्ट नहीं होती। अब इसके अंदर पहला मेथड आता है ऑक्सिलियरी मोटर स्टार्टिंग। ऑक्सिलियरी मोटर स्टार्टिंग, ठीक है भाई। अब बात है ऑक्सिलियरी मोटर स्टार्टिंग क्या होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सिलियरी मोटर एक दूसरी मोटर है जो कि डीसी भी हो सकती है, जो कि इंडक्शन भी हो सकती है। उस मोटर को मैकेनिकली कपल कर देते हैं सिंक्रोनस मोटर के साथ, यानी दोनों का शाफ्ट आपस में जोड़ दिया जाता है। जब दोनों का शाफ्ट आपस में जोड़ देते हैं तो डीसी मोटर या इंडक्शन मोटर उस सिंक्रोनस मोटर को घुमाने लग जाता है। सिंक्रोनस मोटर को घुमाओ तब तक जब तक उसकी स्पीड ns के आसपास ना आ जाए। अब ns के आसपास आते ही जो भी मोटर है, ऑक्सिलरी मोटर है, उसको हटा दो और सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ऑन कर दो। यानी जब ऑक्सिलरी मोटर से चला रहे हो तब फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं जा रहा, ऑक्सिलरी मोटर एक प्राइम मूवर का काम कर रही है और सिंक्रोनस के शाफ्ट को लगातार घुमा रही है। अब इसको ns के करीब ले आओ, जैसे ns 1500 आरपीएम है, मान लो तुम 1450 आरपीएम पे आ गए। अब फील्ड वाइंडिंग को ऑन करो। अब क्या है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच की रिलेटिव स्पीड बहुत ही कम है। इसको भी ना देखो और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। यहां रिलेटिव स्पीड ns थी, उसके हिसाब से इस टॉर्क की फ्रीक्वेंसी बनी। अगर ये रिलेटिव स्पीड कम होगी तो डिवाइडेड बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी कम बनेगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच की अगर रिलेटिव स्पीड बहुत कम होगी तो ये जो टॉर्क का ग्राफ है ये एक्सपैंड कर जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपॉन 2 पाई इज द फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव स्पीड कम तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो टाइम पीरियड ज्यादा। तो मैंने यही बोला, उसको घुमा लो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास, ताकि अगर ये ओमेगा एस से घूम रहा है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली किससे घूम रहा है, ओमेगा एस। उससे छोटा ही है, उससे बड़ा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड पे है। अब फील्ड वाइंडिंग को ऑन कर दो। अब जब दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कम है और ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये दोनों को सेम स्पीड पे घुमाने लग जाएगा, ठीक है। बट हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड ns ना रहे, इतना कम हो कि ये टॉर्क की साइकिल बहुत बड़ी बन जाए। अगर ये टॉर्क की साइकिल बहुत बड़ी हो गई तो उतने टाइम में रोटर घूम ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी दिक्कत ये है कि टॉर्क बहुत तेजी से पलट रहा है, 10-10 मिली सेकेंड में पलट रहा है। ये 10 मिली सेकेंड की जगह अगर 10 सेकेंड में पलट रहा होता तो रोटर आराम से घूम जाता। तो एक पॉइंट लिखो, एन ऑक्सिलरी मोटर इज अ डीसी मोटर or an induction motor
which is mechanically coupled with a synchronous motor and it acts as the prime mover which rotates the shaft of synchronous motor with field winding unexcited, and once the speed of synchronous motor is close to synchronous speed, auxiliary motor is decoupled and the field winding is excited, due to which electromagnetic torque is produced. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये वाला, जब तक फील्ड वाइंडिंग अनएक्साइटेड है ये एफआर नहीं बन सकता, या ये कह लो एफएफ नहीं बनेगा, रोटर का एमएमएफ बनेगा ही नहीं जब तक फील्ड वाइंडिंग ऑन नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड which accelerates the rotor and brings the rotor speed to synchronous speed. मोटर ने ओमेगा एस से थोड़े कम पे लाके छोड़ा, फिर ये जो एक्स्ट्रा टॉर्क बना फील्ड वाइंडिंग ऑन करने से ये उसे ओमेगा एस पे ले आएगा। ये मतलब होता है ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग का। अगला पॉइंट, इफ इंडक्शन मोटर इज यूज्ड एज ऑक्सिलरी मोटर देन it is excited from the same frequency and it must have same number of poles as the synchronous motor। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पोल्स एज द सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर के अंदर हमने सेम फ्रीक्वेंसी सेम पोल क्यों बोला? ताकि जो सिंक्रोनस स्पीड इंडक्शन मोटर की आए वही सिंक्रोनस स्पीड किसकी आए? सिंक्रोनस मोटर की। क्या होती है? 120 f बाय p। फ्रीक्वेंसी और पोल अगर सेम रखोगे तो दोनों की सिंक्रोनस स्पीड सेम होगी। और इंडक्शन मोटर की खासियत ये होती है, इंडक्शन मोटर की खासियत ये है कि इससे घूमने वाला रोटर ns से कम पे घूमता है बट अप्रोक्सीमेटली ns होता है, यानी ns के बहुत करीब होता है। ns अगर 1000 आरपीएम है तो 990 980 आरपीएम पे घुमा देगा, तो दोनों का ns सेम रखो तो इंडक्शन मोटर रोटर को जब घुमाएगी वो ns के करीब एक स्पीड पे घुमाएगी। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ऑक्सिलरी मोटर शुड ब्रिंग द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर शुड ब्रिंग द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो जब फील्ड वाइंडिंग को ऑन करते हैं तब एक टॉर्क एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है। एक टॉर्क तो देखो ऑक्सिलरी मोटर लगा रही है शाफ्ट पे, एक बनेगा इस टॉर्क से, तो दोनों टॉर्क मिलकर के स्पीड को किस पे ले आएंगे? ओमेगा एस पे। इंडक्शन मोटर ओमेगा एस के करीब ले जा सकती है, ओमेगा एस पे नहीं ले जा सकती। ये बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट लिखना, इफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग देन डीसी मोटर acts as motor whereas synchronous motor acts as generator, and the DC motor tries to bring the speed of synchronous motor close to synchronous speed। ये क्लियर हुआ? ऑक्सिलरी मोटर का फंडा क्या है? ये सिंक्रोनस के करीब लाके स्पीड को छोड़ देते हैं और उसके बाद जैसे ही फील्ड वाइंडिंग ऑन होती है तो एक एक्स्ट्रा टॉर्क बनता है, एक्स्ट्रा टॉर्क बनने से ns पे घूमने लगता है। ड्रॉबैक लिखो इस मेथड का, द सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड अंडर लोडेड कंडीशन, यानी नो लोड पे ही चलाना है, लोड पे अगर ऐसे चालू करने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगी। अगला लिखना, डैम्पर वाइंडिंग और इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग, डैम्पर वाइंडिंग और इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग, ये दूसरा मेथड है। अब देखो इंडक्शन मोटर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की मोटर आती हैं, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग। स्क्विरल केज में क्या होता है, रोटर पे ना रॉड्स होती हैं या बार्स होते हैं, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर में होती है डैम्पर वाइंडिंग। तो सिंक्रोनस मोटर की जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो इंडक्शन मोटर के स्क्विरल केज को रिजेंबल करती है। तो जब तुम 3 फेज सप्लाई स्टेटर पे लगाओगे उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितने से घूमेगी? ns से।
रोटर और रोटर पे लगे डैम्पर बार, ये तो रेस्ट पे है ना, 0 आरपीएम। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर इसके बीच में है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आ जाने से डैम्पर वाइंडिंग में इंड्यूस होगा ईएमएफ। ये तो हमने डैम्पर वाइंडिंग में भी पढ़ा था ना कि जब रोटर और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सेम ना हो तो डैम्पर वाइंडिंग में ईएमएफ बनता है। अब डैम्पर वाइंडिंग होती है शॉर्ट सर्किटेड, तो उसमें बनेगा करंट और करंट से बनेगा टॉर्क, और टॉर्क लगने से धीरे 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 हमारा रोटर एक्सेलरेट हो जाएगा और कितनी स्पीड पे आने लगेगा, ओमेगा एस पे। इसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग, क्योंकि इंडक्शन मोटर भी ऐसे ही स्टार्ट होती है। तो इसमें लिखना इनिशियली व्हेन द रोटर इज एट रेस्ट and stator magnetic field rotates at ns, then there is relative motion between stator magnetic field and the damper bar, which induces an EMF which causes current to flow in the damper winding. ठीक है, next point. This current produces a torque on damper bars and the rotor and tries to accelerate the rotor so as to bring the rotor speed to synchronous speed. So as to bring the rotor speed to synchronous speed in order to reduce the relative speed to 0. क्योंकि मैंने बताया था डैम्पर बार में लेंज लॉ के हिसाब से इफेक्ट अपोजेस द कॉज, तो ये रिलेटिव स्पीड को खत्म करने की कोशिश करेगा, जीरो बनाने की कोशिश करेगा, टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड टू 0. नेक्स्ट पॉइंट. So it brings the rotor speed close to synchronous speed, and when this happens the field winding is switched on so that electromagnetic torque is produced which accelerates the rotor and brings the speed to synchronous speed. अगेन जब ये ऐसे डैम्पर बार से स्टार्ट कर रहे हो, फील्ड वाइंडिंग शुरू में ऑफ रहेगी। फील्ड वाइंडिंग को ऑन तब करोगे जब स्पीड किसके करीब आ जाए, एनएस के। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिखना, द स्ट्रक्चर ऑफ डैम्पर बार्स रिजेंबल्स स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सो दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। ठीक है, तीसरा मेथड लिखो, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग, देखो मैंने ये बोला फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने की वजह से ये ओमेगा एस हाई है, या ये कह लो कि फ्रीक्वेंसी हाई होने से ये टॉर्क का टाइम पीरियड कम है, इस वजह से टॉर्क बहुत जल्दी जल्दी पलट रहा है। अगर टॉर्क बहुत टाइम लेकर के पलट रहा होता तो रोटर हमारा घूम सकता था। बात क्लियर हो रही है? तो रोटर का टाइम पीरियड या सॉरी टॉर्क का टाइम पीरियड बढ़ाने का एक तरीका यह है कि फ्रीक्वेंसी गिरा दो, यानी सिंक्रोनस मोटर में शुरू में 50 हर्ट्ज लगाओ ही मत, उससे कम लगाओ, 1 हर्ट्ज लगाओ, धीरे धीरे 2 हर्ट्ज कर दो, धीरे धीरे 3 हर्ट्ज कर दो। ऐसा करोगे तो रोटर हमारा घूम पाएगा, दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग। तो इसमें लिखना, द रीजन फॉर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग नेचर of synchronous motor is rapid reversal of the torque, which can be eliminated if we excite the stator winding at a low frequency so that the torque oscillates with large time period and the rotor is able to catch up with the stator magnetic field, and then we increase the frequency gradually. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला मेथड कि फ्रीक्वेंसी कम रख के धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलो। तो ये 3 मेथड यूज होते हैं सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग में। अब इसके लिखना ड्रॉबैक्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर।
ड्रॉबैक्स लिखो। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ अ डीसी सप्लाई टू एक्साइट फील्ड वाइंडिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर देखो इंडक्शन मोटर देखें, उसके अंदर कोई ऐसी डीसी सप्लाई नहीं लगती जैसी सिंक्रोनस मोटर के रोटर पे लगती है। तो इसका मतलब यह हुआ इंडक्शन मोटर में खर्चा बच जाता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर। अगला लिखो, स्टार्टिंग सिंक्रोनाइजिंग एंड कंट्रोल डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। अभी देखो ये मैंने बताया ना स्टार्टिंग का, सिंक्रोनाइजेशन भी हमने देखा था, डार्क लैंप मेथड, सिंक्रोनोस्कोप, और कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन यानी कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। यानी मोटर को अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें एक्स्ट्रा मशीन्स, एक्स्ट्रा एपरेटस की जरूरत पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। तीसरा लिखो, मोटर इज सेंसिटिव टू सिस्टम डिस्टरबेंस। इस बारे में मैंने आपसे बात की थी सिंक्रोनाइजिंग पावर और टॉर्क के अंदर कि अगर पीएसवाई हाई होता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस मैकेनिकल डोमेन में रिफ्लेक्ट होती है और मैकेनिकल डिस्टरबेंस इलेक्ट्रिकल डोमेन में। अब एडवांटेजेस लिखो, द मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन इन सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि इसकी स्पीड हमेशा फिक्स है 120 एफ बाय पी। वोल्टेज 11 केवी लगाओ, 33 केवी लगाओ कि 5 केवी लगाओ, स्पीड हमेशा क्या आएगी 120 एफ बाय पी। अगला, इट इंप्रूव्स पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। अभी हमने देखा था पावर फैक्टर करेक्शन, तो उससे पावर फैक्टर सुधार लेता है। अगला, साइज, वेट एंड कॉस्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज लेस देन इंडक्शन मोटर फॉर पावर रेटिंग 35 किलोवाट टू 2500 किलोवाट। ठीक है, 35 से 2500 किलोवाट तक सिंक्रोनस मोटर सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। तो देखो डिसाइड कैसे करते हैं कि सिंक्रोनस यूज करना है या इंडक्शन। हम एक ग्राफ बना लेते हैं हॉर्स पावर वर्सेस स्पीड का। अब स्पीड में 500 आरपीएम पे स्केल बना लो, 1500, 2000, और हॉर्स पावर में 50 हॉर्स पावर और 800 हॉर्स पावर। अब देखो 2000 आरपीएम से ज्यादा पे हम लोग इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर कॉस्टली पड़ जाती है। इस तरफ पूरा इंडक्शन मोटर है और इस तरफ यानी 800 हॉर्स पावर से ज्यादा या 500 आरपीएम से कम, इतना रीजन ये जो है ये पूरा सिंक्रोनस मोटर का है। और यहां दोनों यूज हो सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। तो किसी एग्जाम में अगर पावर रेटिंग और स्पीड देकर के ये पूछता है कि कौन सी मोटर ज्यादा सूटेबल है, तो ये ग्राफ तुम्हें याद रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखो गेट एग्जाम के अंदर आने का तो चांस कम है, लेकिन अदर एग्जाम में ना ऐसी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अबव 2000 आरपीएम विच मोटर इज मोर सूटेबल, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन, तो तुम कह दोगे इंडक्शन मोटर इज मोर सूटेबल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये ग्राफ याद रख लेना, लेकिन गेट के लिए जरूरत नहीं है, अदर एग्जाम्स में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमारा इस लेक्चर का डिस्कशन यहां खत्म होता है। तो इसमें हमने देखा एक तो स्टार्टिंग के 3 मेथड, ऑक्सिलरी मोटर, इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और पावर फैक्टर करेक्शन में मैंने एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है, QSM इक्वल टू P1 tan phi1 माइनस P2 tan phi2। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या एडिशनल देखा, हंटिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग, और दूसरा स्टार्टिंग और पावर फैक्टर करेक्शन। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सिर्फ सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हर एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है। थैंक यू।